एवरीवन। तो आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी का अनदर क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मूल के रूपांतरण के संदर्भ में विसंगत मिलान को पहचानिए। तो यहाँ पे मूल के रूपांतरण के बारे में हमें बताना है। पहला है खाद्य भंडारण के लिए आलू, दूसरा है सहारा के लिए बरगद और गैसीय विनिमय के लिए राइजोफोरा, और चौथा है आरोहण के लिए मॉन्टेसेरा। तो देखिए मॉन्टेसेरा में ये आरोहण के लिए जड़ें होती हैं, ठीक है, जड़ें आरोहण का कार्य करती हैं। और राइजोफोरा जो कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप होते हैं, इनकी जड़ें दलदल से बाहर आकर गैसीय विनिमय का कार्य करती हैं। इन्हें श्वसनीय मूले भी कहा जाता है, ठीक। और सेकंड ऑप्शन दिया है बरगद की जड़ें। तो बरगद की जड़ें आपको पता है कि शाखाओं से निकलती है और नीचे की तरफ लटकी हुई रहती हैं, और इन्हें हम प्रोप रूट भी कहते हैं। ये एक प्रकार से अपस्थानिक जड़ें होती हैं और इनका कार्य होता है सहारा प्रदान करना। उसी के साथ पहला ऑप्शन दिया हुआ है आलू का। तो देखिए आलू जड़ नहीं है, आलू एक प्रकार का तना है और ये खाद्य संचय के लिए ही होता है। तो ये एक प्रकार का, यहाँ पे ये जो मैच दिया है ये मैच सही मैच है, लेकिन ये आलू यहाँ पर तना है ना कि जड़, और हमसे पूछा गया है मूल के बारे में, जड़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत का मिलान पहचानिए। पहला दिया हुआ है चक्रिक पर्ण विन्यास जो कि एलस्टोनिया में पाया जाता है, अधोवर्ती अंडाशय अमरूद में पाया जाता है, एक व्यास सम्मित जो कि गुलमोहर में है, और असीमाक्षी पुष्प क्रम जो कि तलाभिसारी क्रम में होता है। देखिए हमने पुष्प क्रम पढ़ा है, ससीमाक्षी और असीमाक्षी। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में यही अंतर है कि ससीमाक्षी तलाभिसारी क्रम में होता है और असीमाक्षी अग्राभिसारी क्रम में होता है। तो ये एक प्रकार का गलत मैच है। मक्का का दाना क्या है? ये एक प्रकार का बीज है, फल है, पुष्प है और पुष्प क्रम है। तो मक्का के दाने ये एक प्रकार के फल होते हैं। मक्का का जो दाना होता है एक प्रकार का फल होता है, और इसी की संरचना की स्टडी भी हमने की है। तो आंसर आपका आ जाएगा ये सेकंड। पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ व्रंत और पर्णाभ पर्व क्रमशः पाया जाता है। पर्णाभ स्तंभ के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, पर्णाभ व्रंत और पर्णाभ पर्व के बारे में भी देख चुके हैं। तो ये तो आपको पता लग गया कि नागफनी है। तो नागफनी का जो तना है ये प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण करने की वजह से ये पत्ती जैसा हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम हो गया पर्णाभ स्तंभ, ठीक है। स्तंभ पत्ती जैसा हो गया इसलिए इसका नाम पर्णाभ स्तंभ। तो नागफनी में पाया जाता है पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ व्रंत, तो पर्णाभ व्रंत किस में पाया जाएगा? यहाँ पार्किंसोनिया में पर्णाभ व्रंत पाया जाता है, और पर्णाभ पर्व पाया जाता है रसकस में। तो आंसर आपका आ जाएगा सेकंड, ठीक। आगे चलेंगे, आपको मैच ही करना था ये, और इसको आप याद कर लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला नागफनी। तो नागफनी का रूपांतरण या नागफनी का जो स्तंभ है उसे क्या कहा जाता है? पर्णाभ स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, एनसीईआरटी के डायग्राम है, और इसमें आपको बताया गया है फाइलोटैक्सी के बारे में। यहाँ पर फाइलोटैक्सी के बारे में बताया गया है। पेन, ठीक है। और ये आपका पुष्प क्रम है, यहाँ पे ओवरी के बारे में बताया गया है, और ये एक प्रकार का वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। मैच करना है PQRS। तो P क्या है? P यहाँ पे ये पिच्छाकार पर्ण विन्यास है, क्योंकि आपको पर्ण के बारे में भी मैंने बताया था, संयुक्त पर्ण और सरल पर्ण। तो सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण में संयुक्त पर्ण के भी हमने प्रकार पढ़े थे। तो यहाँ पर ये पिच्छाकार पर्ण के बारे में बताया हुआ है। ये एक प्रकार का ससीमाक्षी पुष्प क्रम है, आपको दिखाई दे रहा है ये ससीमाक्षी पुष्प क्रम, जहां पे बिल्कुल ये टॉप पर जब पुष्प आ जाता है तो इसकी सीमित वृद्धि हो जाती है, इसे ससीमाक्षी पुष्प क्रम कहा जाता है। आर की बात करें तो ये एक प्रकार से अधिजायांगी प्रकार की ओवरी है, पुष्प है,
ठीक है, इसे पेरिगाइनस भी कहते हैं। और ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन, अब देखिए एस में यहाँ पे व्यावर्तित लिखा हुआ है तो इसलिए गलत है, यहाँ पे कोर छादी लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे भी गलत है। यहाँ पे वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, यहाँ पर वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। मैच करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अधिजायांगी पुष्प, यहाँ पे लिखा हुआ है परिजायांगी पुष्प। यहाँ पे भी ससीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम है, यहाँ पे भी ससीमाक्षी प्रकार का, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हस्ताकार संयुक्त पर्ण है, जबकि ये एक प्रकार की पिच्छाकार संयुक्त पर्ण है, जिसमें आपको ये भी पता है कि इसे हम रैचिस कहते हैं और ये आपकी लीफलेट है। ठीक, तो अब मैच किससे हो रहा है? इससे हो रहा है, तो आपका आंसर रहेगा थर्ड। विभज्योतकी ऊतक के क्या लक्षण होते हैं? तो विभज्योतकी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजन करती हैं। इसमें पहले लिखा हुआ है निर्जीव पदार्थों की उपस्थिति, ये गलत है, अविभेदित ऊतक। और तीसरा है द्वितीय कोशिका भित्ति की उपस्थिति, और चौथा है छोटे आकार का केंद्रक। तो विभज्योतकी प्रकार की कोशिकाएं क्योंकि लगातार विभाजन करती हैं और इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन ये कोशिकाएं विभेदनशील नहीं होती क्योंकि इनका कार्य निश्चित नहीं होता। इनकी जो भी क्योंकि ये कोशिकाएं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती है और डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती हैं, ये आपने बॉटनी में भी पढ़ा होगा और जूलॉजी में भी। डिफरेंशिएटेड मतलब विभेदनशील कोशिकाएं। विभेदनशील कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य और जिनकी जो आकार एवं आकृति है वो निश्चित हो जाती है, ये फिक्स हो जाता है कि उन्हें आगे जाके क्या करना है। ठीक है, उन्हें आगे जाके कौन से अंग में बदलना है और उनका आगे जाके क्या कार्य होगा। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है विभेदनशील कोशिकाओं का समूह। लेकिन ऐसी कोशिकाएं जो कि लगातार विभाजन कर रही है और उनका कार्य और उनकी आकृति अभी निश्चित नहीं हुई है, अभी ये निश्चित नहीं हुआ है कि वो फ्यूचर में जाके क्या करेंगे, तो इसे हम कहते हैं अविभेदनशील कोशिकाओं का समूह। तो विभज्योतकी कोशिकाएं अविभेदनशील कोशिकाओं का समूह होता है। आंसर आपका आ जाएगा सेकंड। द्वितीयक विभज्योतक उत्पन्न होता है कहां से? प्रोमेरिस्टेम से, प्राथमिक विभज्योतक से, द्वितीयक स्थायी ऊतक से, प्राथमिक स्थायी ऊतक से। तो द्वितीयक विभज्योतक किससे उत्पन्न होता है? यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में पूछा है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम ये जनरेट होता है प्राइमरी से। तो प्राइमरी मेरिस्टेम भी विभज्योतकी प्रकार का होता है, लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम विभाजन करके पहले स्थायी हो जाता है और जब जरूरत होती है तब जाके वो विभाजनशील होता है और उस स्थिति में उसे कहा जाता है द्वितीयक विभज्योतक। तो द्वितीयक विभज्योतक के बारे में पूछा गया है, तो ये किससे उत्पन्न होगा? प्राथमिक स्थायी ऊतक से। किस तरह से ये चलता है वो भी मैं आपको बता देती हूं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कोशिका है, इसको समझना काफी जरूरी है और ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो कि बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये कोशिका है और इस कोशिका में विभाजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोशिकाएं लगातार विभाजन कर रही हैं, इन्हें हम कहेंगे विभज्योतकी प्रकार की कोशिकाएं, इन्हें हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। ये विभज्योतकी प्रकार की कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब स्थायी हो जाती हैं और जब इनमें विभेदन हो जाता है तो इन्हें कहेंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स। इनमें हो गया विभेदन। तो जब इनमें विभेदन हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे प्राथमिक स्थायी ऊतक, ठीक है। ये पहली बार विभेदित हुई है, लेकिन यही कोशिकाएं एक बार फिर विभाजन करना शुरू कर देती हैं। तो जब यही कोशिकाएं एक बार फिर विभाजन करना शुरू कर देती है तो इसे कहा जाता है द्वितीयक विभज्योतक कोशिका, द्वितीयक विभज्योतक कोशिका। और फिर ये कोशिकाएं दोबारा स्थायी हो जाती है, दोबारा विभेदित हो जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक स्थायी कोशिका, द्वितीयक स्थायी कोशिका। एक और बात, इन्हें हम प्राथमिक विभज्योतक कोशिका भी कह सकते हैं, प्राथमिक विभज्योतक कोशिकाएं, ठीक, जो कि लगातार विभाजन करती हैं। तो इस तरह से इनमें विभेदन की प्रक्रिया होती है और हमेशा ध्यान रखें
कि विभेदन का मतलब है कि उनका कार्य और उनकी आकार आकृति सुनिश्चित हो चुकी है, ठीक। लेकिन विभजोतकी कोशिकाओं में उनका कार्य और आकृति सुनिश्चित नहीं होती, इसीलिए वो होती है अविभेदित प्रकार की। तो आंसर आपका इसमें आ जाएगा 4। मूल गोप किससे व्युत्पन्न होता है? कैलियोप्ट्रोजन से और डर्मेटोजन से और प्रोटोडर्म से और पेरिब्लेम से। अगर आप इनका हिंदी अर्थ देखें, कैलियोप्ट्रोजन का है गोपक जन, डर्मेटोजन का है त्वचा जन, प्रोटोडर्म का है अधित्वक और पेरिब्लेम का है वल्कुट जन। तो आप आसानी से बता सकते हो मूल गोप, तो मूल गोप यहाँ पे गोपक जन से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा कैलियोप्ट्रोजन। शांत केंद्र मूल शीर्ष में स्थित होता है। तो देखिए शांत केंद्र कहां पर स्थित होता है? इस प्रकार से ये विभजोतकी क्षेत्र है नीचे वाला और यहीं पे ये मूल गोप क्षेत्र है, तो यहीं पे शांत केंद्र होता है। त्वचा जन व गोपक जन के मध्य होता है, तो त्वचा जन और गोपक जन के मध्य ही ये होता है, ये त्वचा जन और गोपक जन के मध्य है। और अधित्वक व वल्कुट के मध्य नहीं है, वल्कुट जन रंभजन के मध्य नहीं है, त्वचा जन वल्कुट जन के मध्य भी नहीं होता, तो ये होता है त्वचा जन और गोपक जन के मध्य, ठीक है, गोपक जन के मध्य ये होता है। नेक्स्ट आपको डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं और बताना है कि ए क्या है और बी क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ए ये रंभ है, ये वाला स्टील वाला पार्ट है, ये वाला बीच वाला पार्ट, तो इसे हम कहते हैं रंभ। तो ए यहाँ पे रंभ है, सेकंड में रंभ लिखा हुआ है और थर्ड में रंभ लिखा हुआ है। बी के बारे में, बी क्या है? बी पर्ण आद्यक है, ये यहाँ पे पर्ण आद्यक है बी। तो अब मैच कर लेते हैं, बी पर्ण आद्यक है, तो मैच यहाँ पे थर्ड से हो रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल कोणों तक उपस्थित होता है। पहला है मूल के अंदर, दूसरा है एक बीजपत्री तने के अंदर और द्विबीजपत्री तने के अंदर, या फिर मूल और एक बीजपत्री तने दोनों के अंदर स्थूल कोणों तक उपस्थित है। तो जब भी स्थूल कोणों तक की हम बात करेंगे ना, तो ये कहां पर उपस्थित होगा? द्विबीजपत्री तने के अंदर, क्योंकि हमने पूरी एनाटॉमी पढ़ी है और एनाटॉमी में हमने डाइकोट स्टेम भी देखा है, मोनोकोट स्टेम भी देखा है। तो स्थूल कोणों तक कहां पर उपस्थित है? ये डिफरेंशिएशन हमने देखा है कि स्थूल कोणों तक उपस्थित है डाइकोट स्टेम के अंदर। फलों के गूदे में किस प्रकार का ऊतक सामान्यतः उपस्थित रहता है? तो जो गूदा है, फलों का गूदा, ये मृदुतक है, स्थूल कोणोतक है, जड़ोतक है, दारुतक है। तो ये एक प्रकार का मृदुतक है, क्योंकि फलों के अंदर जो गूदा होता है ये फूड स्टोर के लिए होता है। और जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? पैरेन्काइमा की बात करते हैं। और स्टोरेज के लिए कौन उत्तरदायी है? मृदुतक उत्तरदायी है, इसीलिए आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट। पादप अंगों का किस प्रकार के ऊतक यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं? यांत्रिक सहायता के लिए मृदुतक नहीं होता है, यांत्रिक सहायता के लिए जड़ोतक होता है, तो जड़ोतक ही आंसर आएगा यहाँ पे। परत व पिंड के रूप में पाए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कोशिका भित्ति पैक्टोसेलुलोस निक्षेपण के कारण असमान मोटी होती है। कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार व बहुकोणीय होती है। कभी कभी इनके पास में हरित लवक भी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है जीवित यांत्रिक ऊतक है ये। और लास्ट लिखा हुआ है कि तरुण द्विबीजपत्री तना और पर्णवृंत की हाइपोडर्मिस में ये पाया जाता है। तो इन लक्षणों के आधार पे हमें बताना है कि ये कौन से प्रकार का ऊतक है, ये मृदुतक प्रकार का है या ये जड़ोतक प्रकार का है या स्थूल कोणोतक प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट से आप समझ जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है कि जीवित यांत्रिक ऊतक है। अगर ये जीवित यांत्रिक ऊतक है और द्विबीजपत्री तने के पर्णवृंत के हाइपोडर्मिस में ये पाया जाता है और इसमें पैक्टोसेलुलोस का निक्षेपण है, तो ये कोशिकाएं स्थूल कोणोतक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट, वृक्षों में जीव द्रव्य का मृत होना, इसे हम क्या कहेंगे? भोजन स्थानांतरण, जल स्थानांतरण और रंध्र गति। तो वृक्ष में जीव द्रव्य का मृत होना के लिए एक आवश्यक कार्य है।
भोजन स्थानांतरण के लिए, जल स्थानांतरण के लिए, रणरीय गति के लिए। आप एक बात ध्यान रखिए कि जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है और अधिकतम जो जाइलम वेसल्स होती हैं इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पर जीव द्रव्य के मृत होने के लिए और जल के परिवहन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो आंसर आपका आ जाएगा सेकंड। ये एनसीईआरटी से पूछा गया है, कंप्लीट, सनहेम, जूट, पटुआ, ये किसके अंदर आते हैं? फ्लोएम तंतु, एक बीजपत्री, जाइलम तंतु या सुबेरिनीकृत कोशिकाएं। तो सनहेम, जूट और पटुआ, इन तीनों पादपों में फ्लोएम तंतु आते हैं और इनके कई सारे कमर्शियल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो इसमें आएगा आपके फर्स्ट। जाइलम के किस तत्व की संरचना सिलेंडराकार नलिका के समान होती है? तो जाइलम के ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संरचना सिलेंडर नलिका के समान होती है? पहला है ट्रैकिड, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर सिलेंडरकार संरचना किसकी होगी? वाहिका की होगी। ठीक है, ट्रैकिड और वेसल, तो इसे हम कहते हैं वेसल। तो वाहिका की सिलेंडरकार संरचना होती है। कौन सा जाइलम तत्व जीवित है यहाँ पे? ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा एक प्रकार का जीवित ऊतक है। अगर मैं ट्रैकिड्स की बात करूं, वाहिका की बात करूं, जाइलम तंतु की बात करूं, तो इनमें से जाइलम तत्व जो कि जीवित प्रकार का है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, आपको मैच करना है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ए और बी मैच करना है। तो ए क्या है आप आसानी से बता सकते हैं। ए यहाँ पे चालनी छिद्र है, चालनी पट्टिका पर उपस्थित चालनी छिद्र, और बी यहाँ पे कंपेनियन सेल्स के बारे में बताया गया है। कंपेनियन सेल जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये सहायक कोशिकाएं ही इन पर नियंत्रण करती हैं। तो चालनी कोशिकाओं पर, क्योंकि इनके पास में तो केंद्रक होता नहीं है। तो 19 में आपके क्या आ जाएगा? सेकंड। यहाँ पे आंसर आ रहा है आपके सेकंड। निम्न में से किनकी अंत्य भित्ति पर छिद्रण पाया जाता है? अब ये भी आपने देखा है, किसकी अंतर वाली भित्ति पर छिद्रण पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चालनी नलिका तत्व, दूसरा है वाहिका तत्व, तीसरा है वाहिनिकाएं और चौथा है मृदुतक। इनमें से हमको बताना है कि किसकी अंतः वाली भित्ति पर छिद्रण पाया जाता है। तो अभी आपने देखा चालनी नलिका तत्व पे तो पाया जाता है ही सही, उसी के साथ साथ वाहिका तत्व के पास में भी छिद्रण पाया जाता है। तो ए और बी इसका आंसर होगा। चालनी तत्व पे भी होता है, वाहिका तत्व पे भी होता है, वाहिनिकाओं के पास और मृदुतक के पास में छिद्र नहीं होते। इसी वजह से इनमें जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत एफिशिएंट तरीके से होता है इनकी तुलना में। द्विबीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस में किस प्रकार की कोशिका होती है? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है और द्विबीजपत्री तने के हाइपोडर्मिस में स्थूल कोणोत्तक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें सेकंड। क्लोज वेस्कुलर बंडल बंद संवहन बंडल में अनुपस्थित होता है। जब भी आपने दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल पढ़े हैं, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। तो क्लोज के पास में संवहन एधा नहीं होती है, ओपन वेस्कुलर बंडल के पास में संवहन एधा होती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें लिखा है एधा, मज्जा, भरण ऊतक और संयोजी ऊतक। तो आप आंसर दे सकते हैं, इसमें आएगा एधा। बाह्य आदि दारू पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बाह्य आदि दारू कहाँ पाया जाता है? द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री जड़ों में, एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री तने में और पर्णवृंत में। तो ध्यान रखिए कि बाह्य आदि दारू कहाँ होता है? द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री जड़ों के अंदर बाह्य आदि दारू पाया जाता है। यहाँ पे आपको ये दिया गया है दारू ऊतक, पोषवा ऊतक, और इसके बताना है कि आपको कौन से प्रकार के ये ऊतक हैं। मतलब इनका अरेंजमेंट दिया हुआ है, अरीय प्रकार का, समपार्श्विक प्रकार का, खुले प्रकार का। तो अभी आप बता सकते हैं कि ये तो खुले प्रकार का समपार्श्विक संयुक्त ऊतक है और ये बंद प्रकार का है और ये अरीय प्रकार का है।
ये अरीय प्रकार का अरेंजमेंट है, ये समपार्श्विक है, लेकिन ये बंद है और ये खुला हुआ है, तो आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द्विबीजपत्री मूलों में संवहन बंडल होते हैं। तो द्विबीजपत्री मूल के अंदर वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? अरीय प्रकार के और अंतः आदिदारु। तो ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि बाह्य आदिदारु प्रकार के संवहन बंडल होते हैं। तो जहां पे अंतः आदिदारु है उसको आप हटा दीजिए। बाह्य आदिदारु संयुक्त है, बाह्य आदिदारु सेकेंडरी है, और अरीय और बाह्य आदिदारु। तो आंसर आपके आ जाएगा अरीय प्रकार के और बाह्य आदिदारु प्रकार के होते हैं। मूल के अंतर त्वचा में कैस्पेरियन पट्टिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और सुबेरिन। आपको पता है कि सुबेरिन की बनी हुई होती है। आंसर 4। भरण ऊतक में सम्मिलित होता है अंतस त्वचा से के सभी ऊतक, बाह्य त्वचा और संवहन बंडल को छोड़कर सभी ऊतक, और बाह्य त्वचा और वल्कुट और अंतस त्वचा के अंदर के सभी ऊतक। तो भरण ऊतक, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू के बारे में बताना है, इसमें क्या क्या होता है। तो बाह्य त्वचा है और संवहन बंडल को छोड़कर सारे ऊतक इसके पास में होते हैं। पादप के किस भाग में द्विदारुक और षटदारुक संवहन पुलों की व्यवस्था तथा कम विकसित मज्जा पाई जाती है? द्विदारुक षटदारुक संवहन पुलों की व्यवस्था एक बीजपत्री मूल में, एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री तना और द्विबीजपत्री मूल। तो यहाँ द्विदारु और षटदारु संवहन पुलों की व्यवस्था कम विकसित मज्जा पाई जाती है मूल में और द्विबीजपत्री पादपों के मूल में। इसे अब हमें अरेंज करना है। यहाँ पे काष्ठीय द्विबीजपत्री तने में बाहरी सतह से मध्य भाग की ओर जाना है, और आपको बताया गया है कि पहले पे द्वितीयक वल्कुट है, शरद काष्ठ है, द्वितीयक पोषवाह है, प्राथमिक पार्श्व पोषवाह है। तो इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा आपके, क्योंकि आपको बाहरी सतह से मध्य की ओर जाना है, तो यहाँ पर द्वितीयक वल्कुट ये सबसे पहले आएगा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये सबसे बाहर की तरफ होता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद में आता है प्राथमिक पोषवाह, प्राइमरी फ्लोएम, फिर उसके बाद में सेकेंडरी, और फिर उसके बाद में शरद काष्ठ। तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होगी। इसमें आपका आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है, यहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि ए और बी किसका है। तो यहाँ पे ए की बात करेंगे पहले। ए ये द्विबीजपत्री तने का है, हमने एनसीईआरटी में भी देखा है कि ये द्विबीजपत्री तने का कार्ड है। और बी की बात करें तो बी आपके एक बीजपत्री तने का कार्ड है। ये द्विबीजपत्री तने का है, डाइकोट स्टेम का है ये, और ये मोनोकोट स्टेम का है। तो इसमें मूल लिखा हुआ है, ये गलत है। इसमें द्विबीजपत्री तना ये सही है, और यहाँ पे ये भी गलत है। और आगे चले, यहाँ इसको मैच कर लेते हैं बी वाले को। इसमें एक बीजपत्री तना है, एक बीजपत्री तना है। ठीक है, यहाँ पे सही है। और अब हम आते हैं दारू की प्रकृति पे। तो जो दारू है मतलब वैस्कुलर बंडल, ए वाले में ये अंतः दारू है और अपकेंद्रीय है, और एक बीजपत्री में अंतः दारू है और अपकेंद्रीय प्रकार का है। तो आंसर आपका आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट है आवर्त त्वक कोशिकाएं उपस्थित होती है द्विबीजपत्री तनों में, पृष्ठाधारी पत्ती के अभ्यक्ष में, समद्विपार्श्विक पत्ती के अपाक्ष में और समद्विपार्श्विक पत्ती के अभ्यक्ष में। तो आवर्त त्वक कोशिकाएं ये समद्विपार्श्विक पत्ती के अभ्यक्ष में होती हैं। आपके 4th आंसर। पृष्ठाधारी पर्ण में खंभ ऊतक तथा आदि पोषवाह ऊतक की उपस्थिति क्रमशः सतह पर होती है। पृष्ठाधारी पर्ण के बारे में पूछा गया है, और पृष्ठाधारी पर्ण खंभ ऊतक तथा अधिपोषवाह की उपस्थिति ये अभ्यक्ष और अपाक्ष सतह पे होती है। ठीक, तो इसमें आपके अभ्यक्ष न अपाक्ष 1st आंसर आएगा।
नवीनतम द्वितीयक फ्लोएम की उपस्थिति कहाँ होगी, स्थिति बतानी है। परिरंभ के ठीक बाहर और संवहन एधा के ठीक बाहर। सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में पूछा गया है, तो जैसे जैसे नया फ्लोएम बनता है, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो नया फ्लोएम बनेगा, सबसे नया फ्लोएम, वो सबसे बाहर की तरफ, और जो सबसे नया जाइलम होगा, ठीक है, वो सबसे पुराना जाइलम होगा, वो सबसे अंदर की तरफ। ये हमको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे ठीक नीचे लिखा है परिरंभ के और ये एधा के नीचे, तो आंसर आपका आएगा संवहनी एधा के ठीक बाहर की तरफ होता है। अंतरपूलीय एधा का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? मज्जा या मज्जा किरणें, परिरंभ और अधस्त्वचा। तो मज्जा किरणों के द्वारा ही अंतरपूलीय एधा का निर्माण होता है। ठीक, संवहन फूलों के बीच बीच में पाई जाती है मज्जा किरणें, तो इनके बाहर की तरफ पाई जाती है ये मज्जा कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से अंतरपूलीय एधा का निर्माण होता है। द्वितीयक जाइलम को और भी कहा जाता है, कास्ट कहा जाता है, छाल कहा जाता है, कॉर्क और बास्ट। तो द्वितीयक जाइलम का दूसरा नाम है छाल। काकजन भीतर की ओर बनता है तथा बाहर की ओर बनाती है। ठीक है, तो काकजन में भीतर की ओर बनता है कार्क, इसमें लिखा हुआ है कार्क, और द्वितीयक वलकुट। तो द्वितीयक वलकुट ये किधर की तरफ बनता है? भीतर की तरफ द्वितीयक वलकुट। ठीक है ना, ये तो आपको पता है। इस तरह से ये आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोजन, फेलोडर्म। तो ये आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोजन, फेलोडर्म। तो आपको बताना सबसे अंदर की तरफ तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही होता है। ठीक है, और फिर फेलोजन, और एक होता है फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इस तरह से। तो इन तीनों की स्थिति बताएंगे। तो सबसे भीतर की तरफ है द्वितीयक वलकुट और बाहर की तरफ है कॉर्क। तो आंसर ये सही है, और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कागेधा, ये गलत है। एक काष्ठीय द्विबीजपत्री स्तंभ जो कि व्यापक रूप से द्वितीयक वृद्धि निरूपित कर रहा हो, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? द्विबीजपत्री स्तंभ जो कि व्यापक रूप से सेकेंडरी ग्रोथ ये प्रदर्शित कर रहा है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? प्राथमिक दारु अक्ष के केंद्र की तरफ रहता है, प्राथमिक तथा पुराने पोषवाहक कुचल दिए जाते हैं, द्वितीयक दारु स्तंभ का अधिकतर भाग निर्मित करता है, और स्तंभ के मध्य सुविकसित मज्जा पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे द्विबीजपत्री स्तंभ में मज्जा के बारे में लिखा हुआ है, जो कि गलत है, कि इसमें सुविकसित प्रकार की मज्जा पाई जाती है, जबकि इसमें मज्जा स्पष्ट रूप से नहीं देखी जाती। द्विबीजपत्री में मिलने वाली काष्ठ के लिए सही कथन का चुनाव करिए। विषम दारुक वाहिक का अनुपस्थित, विरल काष्ठ और छिद्रित काष्ठ। तो यहाँ पे द्विबीजपत्री में कौन से प्रकार की काष्ठ पाई जाती है? विषम दारुक काष्ठ होती है और छिद्रित प्रकार की काष्ठ पाई जाती है। तो विषम दारुक प्रकार की और एक छिद्रित प्रकार की काष्ठ पाई जाती है डाइकोट्स में। तो सेकंड आपका आंसर रहेगा। द्वितीयक ऊतक किसके अतिरिक्त सभी के द्वारा बनते हैं? कागेधा, अंतरपूलीय एधा, शीर्षस्थ विभज्योतक और फेलोजन। आपको पता है कि ये तो नहीं आएगा, कागेधा और अंतरपूलीय एधा भी नहीं आएगा, फेलोजन भी नहीं आएगा, है ना। कॉर्क और कॉर्क कैम, ये फेलोजन, फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आएगा शीर्षस्थ विभज्योतक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक इनके अलावा द्वितीयक ऊतक इसके अतिरिक्त नहीं बनते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपूलीय एधा और काग एधा किस कारण निर्मित होते हैं? विभेदन, पुनर्विभेदन, दीर्घीकरण और निर्विभेदन। सत्य कथन चुनिए। बास्ट रेशे मृदुतिकी कोशिकाएं होती हैं। एक बीजपत्री मूले द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि करती हैं, और आवर्तत्व कोशिकाएं घासों की पर्णों की अपाक्ष अधिचर्म कोशिकाओं का रूपांतरण होती है, जो कि छोटी रिक्त रंगीन है। रसदारू जल खनिज लवणों के मूल से पर्ण तक संवहन में सम्मिलित
होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि रस दारू जल खनिज लवणों के संवहन में सम्मिलित होता है। निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? दो भिन्न प्रकार की काष्ठें जो एकांतरित वलयों में दृष्टिगत होती है वार्षिक वलय निर्मित करती हैं। वसंत काष्ठ रंग में गहरी और उच्च घनत्व वाली होती है, ये गलत है। वसंत ऋतु में एधा अधिक सक्रिय होती है तथा चौड़ी गुहिका वाली होती है और दारू तत्व निर्मित करती है। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। राइटिडोम निर्माण के दौरान कई कागजन और पुरानी वाली के बाहर की ओर निर्मित होता है। तो राइटिडोम के निर्माण के दौरान नई कागजन पुरानी वाली के बाहर की ओर निर्मित होता है। तो कागजन बाहर की तरफ ही होता है, यहाँ पे ये भी सही है। तो अब मैच कर लेते हैं, इसमें पहला है बी और सी और ए और सी और बी और डी। तो हमारा बी भी ये गलत था, ये गलत स्टेटमेंट है। और हाँ, ये वाला भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और तो आंसर आपका आ जाएगा थर्ड। तो ये 43 क्वेश्चंस थे आपके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।